सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेज जो है वो स्टार्ट की हुई हैं, राइट गाइस। अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा हम चैप्टर प्रियम्बल में पहुंच चुके हैं। गाइस, हम प्रियम्बल से रिलेटेड 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और जो आज का पार्ट रहने वाला है वो है पार्ट 3, ठीक है, जिसमें हम फर्दर जो कीवर्ड्स हैं जो प्रियम्बल में दिए गए हैं वो देखेंगे, राइट। चलिए, तो आज का फर्स्ट कीवर्ड देख लेते हैं, डेट इज़ लिबर्टी, ठीक है। गाइस देखिए, लिबर्टी के बारे में मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि लिबर्टी का मतलब होता है कुछ करने की आज़ादी, ठीक है, मतलब सिंपली मीन्स की फ्रीडम, राइट। सो इसमें क्या चीज़ लिखी गई है, देखिए, दैट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ठीक है। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसकी एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कुछ करना चाहता है, ठीक है, सो उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाया जाएगा, किसी भी तरह की रोक टोक जो है वो नहीं की जाएगी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, ठीक है, कि जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सो ये किसके अंदर आया है, लिबर्टी के अंदर। देखिए, जो प्रियम्बल है वो सिक्योर करता है जो भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनकी लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू जो है, जो इंडिया के सिटीजन्स की लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, इन सबको क्या करता है, प्रियम्बल सिक्योर करता है, ठीक है जी। पर देखिए, एक चीज़ हमें इसमें याद रखनी है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ें करें, ठीक है। लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आपको एक लाइसेंस दे दिया गया कि हाँ आप जो मर्जी चाहें वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, डेट विद इन द लिमिटेशंस, ठीक है, कि जो लिमिटेशंस रखी गई हैं, ठीक है जी, उसमें रहकर जो है आप कोई भी काम कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए रोक टोक है, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ भी करने की जो है वो फ्रीडम है, ठीक है जी। और बाकी मैंने आपको इसमें चीज़ें समझा भी दी हैं कि क्या क्या किस चीज़ की लिबर्टी आपको दी गई है, ठीक है। द लिबर्टी कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, ठीक है। कह रहा है कि जो लिबर्टी कंसीव की जाती है बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, बट क्या है, क्वालिफाइड है, ठीक है। और जो तीनों के तीनों वर्ड्स हैं, लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, ये सारे के सारे कहाँ से बोरो किए गए हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से हमने ये चीज़ें ली हुई हैं, वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये लिबर्टी के अंदर इंक्लूड की जाती है। सो मैंने आपको समझा दिया डेट लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, एट द सेम टाइम क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़, राइट। जो प्रियम्बल है वो सिक्योर करता है जितने भी सिटीजन्स हैं उनका लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, उनका एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ, फेथ, वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फिर ये चीज़ बताई कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ें करें, कुछ लिमिटेशंस दी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं, उस दायरे में रहकर जो आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको इसका सोर्स बताया कि कहाँ से चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। चलिए अगला कीवर्ड देखते हैं, जो है इक्वालिटी। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी प्रीवियस लेक्चर में जो है चीज़ें समझाई थी, अब मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखिए, इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी भी चीज़ में, तो उसमें क्या करना है कि किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए किसी पर्सन के साथ, ठीक है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को जो है वो इक्वली जो है वो बांटा जाए, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, एब्सेंस है स्पेशल प्रिविलेज का, ठीक है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, कोई पर्सन बड़ा नहीं है, कोई पर्सन छोटा नहीं है, सबके सब क्या है यहाँ पे इक्वल हैं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। देखिए, द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्रियम्बल क्या सिक्योर करता है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब देखिए, दिस प्रोविजन एम्ब्रेसेस 3 डायमेंशंस ऑफ द इक्वालिटी। अब वो 3 इक्वालिटी कौन कौन सी है, पहली है सिविल इक्वालिटी, जिसे हम नागरिक समानता भी कह सकते हैं, दूसरा है पॉलिटिकल इक्वालिटी और तीसरा है इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। तो हम सिविक इक्वालिटी में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं।
देखिए फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिए गए हैं वो इंश्योर करता है सिविक इक्वालिटी। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ये चीज़ बताई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके ऊपर जो है वो अलग चैप्टर होगा, सो वहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। बट अभी के लिए सिविक इक्वालिटी में जो आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो चीज़ हम देख लेते हैं। सो पहली लाइन तो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट जो है जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिए गए हैं वो इंश्योर करता है सिविक इक्वालिटी को, ठीक है, या फिर नागरिक समानता को। ठीक है, सो देखिए आर्टिकल 14 में क्या चीज़ दी गई है, दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कि लॉ के आगे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, कानून के आगे जो भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। सो ये आर्टिकल 14 में चीज़ इंक्लूड की गई है, दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 15 की बात करूं तो आर्टिकल 15 में बोलता है दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, रिलीजन के बेस पे, धर्म के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आप पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसमें इंक्लूड की गई है, आर्टिकल 15 के अंदर। अगला बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाए, वो है आर्टिकल 16 के अंदर। ठीक है, अगर मैं अनटचेबिलिटी की बात करूं तो इसका एवोल्यूशन किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 17 के अंदर। और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, वो टाइटल्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने सुना होगा लॉर्ड, नवाब, राइट, महाराजा, ये सारे के सारे टाइटल हैं, इनको क्या करना है, एबोलिश करना है। ठीक है, और आज के टाइम पे वैसे होते भी नहीं है। ठीक है, सो ये सारी की सारी क्या चीज़ें बताती हैं हमें, सिविक इक्वालिटी के बारे में। ठीक है जी, अगला देखते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखिए पहली चीज बोलता है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी पर्सन है वो, उसको धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे, ठीक है, जो इलेक्टोरल रोल्स है या जो मतदाता सूची है, ठीक है, उसमें शामिल करने से क्या है, उसे इन एलिजिबल, ठीक है, नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। क्या कहा गया, दैट नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। ठीक है, ये किस में दिया गया, आर्टिकल 325 में। अगर मैं आर्टिकल 324 की बात करूं तो वो किस चीज से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड, राइट। सो फर्दर जो इसके आर्टिकल्स हैं आगे, आर्टिकल 325, 326, वो इसी चीज से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर मैं आर्टिकल 326 की बात करूं तो क्या बोलता है, दैट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ठीक है, देखिए जो एडल्ट सफरेज की बात की गई है, ये क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर है, उसे वोट देने का अधिकार है। तो इसमें क्या लिखा है कि जो इलेक्शंस है लोकसभा के या जो स्टेट असेंबलीज के, ठीक है, लोकसभा या जो राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ठीक है, ये किसमें चीज़ें लिखी गई हैं, आर्टिकल 326 में। और आर्टिकल 325 आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर जो है वो मतदाता सूची में शामिल करने के लिए इनएलिजिबल घोषित जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये किसके अंदर आता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी के अंदर। अगला देख लेते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखिए इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या बोलता है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज आर्टिकल 39 सिक्योर्स टू मैन एंड वुमेन equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work। ठीक है जी, देखिए इसमें क्या चीज़ें कही गई हैं कि कोई भी पर्सन है, चाहे मैन है, विमेन है, ठीक है, अगर वो कोई सेम काम कर रहे हैं, वो कोई इक्वल काम कर रहे हैं, ठीक है, सो उसको इक्वल वर्क के लिए क्या है, इक्वल पे दिया जाए। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मैन जो है वो, मतलब मैन और वुमेन एक ही उसमें काम कर रहे हैं और मैन को जो है वो ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, वुमेन्स को कम दिया जाएगा, या फिर वुमेन्स को ज़्यादा दिया जाएगा, मेंस को कम दिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर कोई मैन या वुमेन है वो इक्वल वर्क कर रहा है तो उसको इक्वल वर्क के लिए क्या है, इक्वल पे दिया जाए। ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड की गई है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वालिटी का कंसेप्ट जो है वो खत्म होता है। ठीक है, लिबर्टी आपको समझ आ गया होगा,
इक्वालिटी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, मतलब कि भाईचारा एक तरह से मैं आपको कहूँ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ द फ्रेटर्निटी बाय। ठीक है, तो देखिए जो सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पहली चीज तो इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, अब देखिए सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप क्या है, ये चीज हम देख लेते हैं। देखिए कि जो सेंटर और जो स्टेट है, ठीक है, दोनों में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, इंडिया में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट की अलग सिटीजनशिप है, जैसे मैं बात करूं महाराष्ट्र की अलग है, या फिर मैं बात करूं हिमाचल की अलग है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ पे किस चीज़ का कंसेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का। ठीक है जी, सो ये किस चीज़ की भावना पैदा करता है, वो है ब्रदरहुड की। राइट, अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में कौन सी है, डुअल सिटीजनशिप। ठीक है जी, सो किस तरह से इंश्योर की जाती है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है ये फ्रेटर्निटी की फीलिंग को। पहला तो है सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो है आर्टिकल 51A में इंक्लूड किया गया। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक है, ठीक है, उसका क्या कर्तव्य है कि वो भारत के सभी लोगों के बीच, ठीक है, चाहे वो धार्मिक के बेस पे हो, भाषा के बेस पे हो, क्षेत्रीय के मतलब जो क्षेत्र हैं उनके बेस पे हो, या फिर जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं उनके बेस पे क्या हो, वो एक समान, मतलब इन चीज़ों को परे रख के तो क्या है, एक समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। ठीक है जी, समझ आया आपको कि इन सब चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें दी हैं, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ये रिलीजियस के बेस पे, इन सभी चीज़ों को साइड पर रख के तो क्या है, किस चीज़ को प्रमोट करे, एक हार्मनी को एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को। ठीक है जी, तो क्या है, ये एवरी सिटीजन, जितने भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी क्या है, ये ड्यूटी है। सो ये भी किसमें दिया गया है, आर्टिकल 51A में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, पर देखिए आपको एक चीज यहां पे याद रखनी है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और जो डीपीएसपीज हैं, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और जो डीपीएसपी है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है जी, पर अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो वो क्या है, जस्टिसिएबल। कि मतलब कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे तो क्या है, आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के केस में जो है आप जो कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, पर फिर भी आपने, अगर मैं इसकी बात करूं भाईचारे की, फ्रेटर्निटी की बात करूं मैं, सो आपने ये दो चीजें इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो फ्रेटर्निटी क्या इंश्योर करती है। पहला तो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की क्या गरिमा, उसको जो है ये इंश्योर करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, नॉट ओनली एंश्योरिंग मटेरियल बेटरमेंट, राइट, एंड मेंटेन अ डेमोक्रेटिक सेटअप, बट आल्सो रिकॉग्नाइजिंग दैट द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड। ठीक है, मतलब कि कहता है, बोलता है, ना तो केवल देखो एक भौतिक बेहतरी सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के, ठीक है, जो एक प्रत्येक व्यक्ति है उसके क्या है, पर्सनैलिटी को भी क्या करता है, ये सेक्रेड करता है, या मैं हिंदी में कहूँ तो क्या करता है, एक तरह से पवित्र करता है। ठीक है जी, तो ये किस में आ गया, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, एंड सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हाईलाइट दिस। ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट में दिए गए और कुछ डीपीएसपी में दिए गए, वो क्या करते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अगला बोलता है, टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, जो किसमें है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A। ठीक है, मतलब कि जो महिलाओं की गरिमा के लिए जो अपमानजनक जो क्या है प्रथाएं हैं, ठीक है, उसका क्या करना है, अपमानजनक प्रथाएं हैं जो है उसका क्या करना है, त्याग करना है। ठीक है जी, तो क्या करना है, उसको रिनाउंस करना है, जो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, सो ये किसमें दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो पहला तो ये आ गया, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर करता है। दूसरा क्या करता है, यूनिटी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। ठीक है, एकता और अखंडता जो है नेशन की, उसको इंश्योर करता है। अब देखिए कैसे, देखिए मैंने को पहले भी चीज बताई थी कि जो आर्टिकल 1 है,
ठीक है, उसमें ये चीज़ क्लियरली दी गई है दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स टू मेक इट क्लियर दैट द स्टेट्स हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। ठीक है जी, कि मतलब कि जो इंडिया है वो क्या है कि यूनियन ऑफ द स्टेट है। ठीक है, स्टेट्स के बीच कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, और किसी भी स्टेट के पास राइट टू secede नहीं है, मतलब कि अगर वो चाहे यूनियन से अलग होना तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, सो इससे क्या इंश्योर होती है, यूनिटी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। ठीक है, एंड इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, राइट, लाइक रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सिटीजनिज्म एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जितने भी हिंड्रेंसेस आते हैं, राइट, ये जितने भी हिंड्रेंसेस दिए गए हैं, इन सबको ये क्या चीज़ करता है, ओवरकम करता है। इसका एम क्या है, सबको ओवरकम करना। ठीक है जी, सो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसमें इंक्लूड की गई हैं, यूनिटी एंड द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन में। ठीक है, सो देखिए हमने इक्वालिटी पढ़ लिया, लिबर्टी पढ़ लिया, फ्रेटर्निटी पढ़ लिया, इन तीनों की चीज़ें पढ़ लिया, और ये क्या क्या चीज़ें इंश्योर करती हैं, किस चीज़ के द्वारा इंश्योर होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो भी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली है। ठीक है, सो आपने ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम चीज़ें देखते हैं। देखिए, द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, प्रियम्बल क्या एम्बॉडीज करता है, द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज, चाहे वो पॉलिटिकल है, मोरल है, रिलीजियस है, जिस बेस पे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना है। ठीक है, इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोवल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्या कंटेन करता है, एक ग्रैंड और एक नोवल विजन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, और ये रिफ्लेक्ट करता है द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेंट्स ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल साथ ही साथ क्या करता है, रिफ्लेक्ट जो ड्रीम्स थे, जो एस्पिरेंट्स थी किसके, फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपने इसके सिग्निफिकेंस में याद रखनी है। आगे हम कुछ देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं प्रियम्बल के रिगार्डिंग, राइट, कुछ पर्सनैलिटीज़ के द्वारा, वो चीज़ हम देख लेते हैं। देखिए, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी क्या कहते हैं, द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। ठीक है, कि जो चीज़ हमने काफ़ी टाइम से सोची थी, जो हमारा काफ़ी टाइम से सपना था, जो प्रियम्बल है, ठीक है, वो वही चीज़ जो है वो एक्सप्रेस करता है। ठीक है, प्रियम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, प्रियम्बल जो है वो होरोस्कोप है जो हमारा सोवरन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के लिए, ये किसने चीज़ कही है, के.एम. मुंशी जी ने। ठीक है, पंडित ठाकुर दास भार्गव जी क्या कहते हैं, द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रियम्बल है वो क्या है, एक मोस्ट प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इट इज़ अ ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक गहना है कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इट इज़ अ पेपर यार्ड स्टिक विद विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वर्थ है वो जो है वो प्रियम्बल दर्शाता है। ठीक है जी, सर एर्नेस्ट बार्कर जी क्या कहते हैं, अ डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश पॉलिटिकल जो थे साइंटिस्ट डिस्क्राइब द प्रियम्बल एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, जो प्रियम्बल क्या है वो एक की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेट ही सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स इन अ ब्रीफ एंड पिथी फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ मच ऑफ द बुक एंड इट मे अकॉर्डिंगली सर्व एज अ की नोट। ठीक है, कि मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, तो वो एक ब्रीफ वे में और एक छोटे वे में जो है, ठीक है, एक अच्छे से, मतलब जो चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं वही सेम चीज़ें जो हैं वो प्रियम्बल जो है एक ब्रीफ वे में दर्शाता है। ठीक है, सो इसे क्या गया है, एक की नोट की तरह जो है वो एक काम करता है। ठीक है, अगले जी हैं वो हैं एम हिदायतुल्लाह, अ फॉर्मर CJI, ऑब्जर्व प्रियम्बल रिसेंबल्स द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बट इट इज़ मोर देन डिक्लेरेशन। ठीक है, कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो क्या चीज़ रिसेंबल करता है, द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द USA। ठीक है, बट उन्होंने कहा क्या है कि ये एक मोर देन डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी, जो क्या बताता है हमारी पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या पैटर्न है। ठीक है, इट कंटेन्स अ सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात उन्होंने क्या कही कि जो ये हमारे संविधान की जो आत्मा है, ठीक है, जो हमारे राजनीतिक समाज का जो पैटर्न है उसको निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें एक गंभीर संकल्प है जिसे एक क्रांति के अलावा कुछ भी नहीं बदल सकता।
ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के द्वारा प्रियम्बल के रिगार्डिंग कही गई हैं। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली हैं मेंस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हैं तो कुछ आप ऐसे एग्जाम्पल्स दे के लिखेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, राइट। पता चलता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने जो है डिटेल में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। सो ये पढ़ना ज़रूरी है कि कौन सी पर्सनैलिटी ने क्या चीज़ जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग कही हुई है, ठीक है। सो अभी हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, तो प्रियम्बल के रिगार्डिंग किसने क्या कहा है वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है जी। सो अब जो है हमारा अगला जो है वो लास्ट पार्ट रहेगा प्रियम्बल का, जो रहेगा पार्ट 4, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इन शॉर्ट हम ये पढ़ेंगे कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग जो बेसिस जजमेंट्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो वेरियस केसेस आए थे, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी, ठीक है, और क्या कहा था कि प्रियम्बल इसका पार्ट है नहीं है, अगर है पार्ट तो कैसा पार्ट है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वो रहेगा हमारा पार्ट नंबर 4, ठीक है। आज के लिए जो भी की नोट्स थे, जो कीवर्ड्स थे जो प्रियम्बल में दिए गए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने सिग्निफिकेंस देख लिया प्रियम्बल का, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल की, हमने वो चीज़ें देख ली हैं। और किस पर्सनैलिटी ने क्या प्रियम्बल के लिए चीज़ कही थी, हमने वो चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर ली है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, अगर नहीं आई तो डिसलाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।